जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं नगरीकरण के प्रमुख सिद्धांत और नगरीय समाजशास्त्र का भाग 3। तो आइए देखते हैं कि सकेंद्रीय वलय का सिद्धांत, कॉन्सेंट्रिक जोन थियरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेंट्रिक जोन थियरी, पार्क एंड बर्गेस। कहीं कहीं आपको बर्गेस भी केवल लिखा मिल जाएगा, तो पार्क एवं बर्गेस को दोनों को इसके साथ जोड़ा जाता है। तो इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गेस द्वारा 1923 में प्रोसीडिंग ऑफ द अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में किया। तो पुस्तक का क्या नाम है? प्रोसीडिंग ऑफ द अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, जिसका विस्तृत विवरण उनके द्वारा लिखे गए द ग्रोथ ऑफ सिटी एंड अर्बन एरिया नामक लेखों में भी पाया जाता है। तो विस्तृत व्याख्या इन्होंने किसमें की? द ग्रोथ ऑफ सिटी एवं अर्बन एरियाज, ये दोनों क्या है? इनके लेख हैं जिनमें इन्होंने विस्तृत उसकी व्याख्या की है सकेंद्रिक वलय सिद्धांत का या कॉन्सेंट्रिक जोन थियरी की। यह सिद्धांत उनके शिकागो नगर के अध्ययन पर आधारित है। तो किस नगर पे? शिकागो नगर के। रॉबर्ट पार्क मैकेंजी इस सिद्धांत के अन्य समर्थकों में रहे हैं। कौन? रॉबर्ट पार्क और मैकेंजी। तो एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो पार्क और बर्गेस का दिया जाता है। अभी पिछले बार एग्जाम में इसको मैचिंग वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी नगर के केंद्र जो है बाहर की ओर रहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी नगर का केंद्र जो है बाहर की ओर रहता है। तो इसके इस तरह से इन्होंने कहा है जोन, इस तरह से जोन बांटा है 1 2 3 4 इस तरह केंद्रिक जोन की बात इन्होंने की है सर्किल की तरह। इसमें कहा कि पहला जो रहेगा एकदम बीचों बीच जो रहता है केंद्र, वह केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होता है। उसके बाद हमें दूसरे स्टेज पर निम्न श्रेणी के आवास देखने को मिल जाते हैं। पहले स्टेज पर व्यापारिक क्षेत्र, दूसरे पर संक्रमणशील क्षेत्र अर्थात मध्यम मिडिल आय वाले जो लोग हैं वह बीच में रहते हैं, तो इसको संक्रमण क्षेत्र कहा गया है। उसके बाद लास्ट में जो तीसरा स्टेज इन्होंने कहा उसमें निम्न श्रेणी के लोग रहते हैं, अपना आवास बना के झुग्गी झोपड़ियाँ देखने को मिलती है। उसका चौथे स्तर पर जो है उच्च श्रेणी के आवास मिलते हैं और पांचवें स्तर पे अभिगमन कमाउंटरकर्ताओं की पेटी होती है, अर्थात जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी विला होती है, महल रहती है। तो इस तरह की जो है कॉन्सेंट्रिक जोन थियरी की जो है बात पार्क और बर्गेस कहते हैं कि पहले स्तर पर व्यापार केंद्र होता है, दूसरे पर संक्रमणशील अर्थात मध्यम स्तरीय के लोग व्यापार, और जहाँ पे व्यापार होता है मतलब कंपनी रहता है उसके बगल में रहने की भी व्यवस्था होती है। तीसरे स्तर पे होता है वह बाहरी क्षेत्र जहाँ पे मजदूर जो है अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर अर्थात निम्न श्रेणी के आवास पाए जाते हैं। चौथे स्तर पे थोड़ा उच्च श्रेणी के आवास होते हैं, जो कंपनियों के CEO मैनेजर लोग रहते हैं वो थोड़ा सा बाहर रहते हैं। उसके बाद पांचवें स्तर पे बड़े बड़े लोगों के मकान रहते हैं जो कि बड़े बड़े महलों की तरह होते हैं। तो इनकी फैलाव जो है बाहरी ओर फैलाव होती है। रेडिकल के रूप में 5 सकेंद्रिक वलयों सेंट्रिक जोन के रूप में पाया जाता है। नगर विकास के साथ साथ पेटियों की ओर खिसकती जाती हैं। बर्गेस के अनुसार प्रत्येक पेटी एक विशिष्ट प्रकार की भूमि का उपयोग करती है। इन पेटियों का विवरण जो है निम्नवत है। तो प्रथम पेटी अर्थात इन्होंने केंद्रीय व्यापार की बात की है, जिसको CBD या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। यह पेटी नगर केंद्र में स्थित होता है, जिसमें व्यापारिक क्रियाकलाप, यातायात आदि के सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। दुकानें, व्यापारिक होटल, कार्यालय, बैंक, थिएटर आदि जो है इसमें स्थित होते हैं। यह नगर जितना बड़ा होता है उसका केंद्र व्यापारिक क्षेत्र उतना ही बड़ा होता है। बर्गेस ने इसे डाउन कहा है। तो बर्गेस जो है प्रथम पेटी या केंद्रीय व्यापार क्षेत्र को डाउन कहा
है। उदाहरण दिल्ली का कनॉट प्लेस जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। उसका है द्वितीय या संक्रमण क्षेत्र ट्रांसेशन जोन। ट्रांसेशन जोन किस प्रकार का है? ट्रांसेशन जोन जो है यह केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के चारों ओर स्थित आवासीय ह्रास होता है, रेसिडेंटल डिस्टेरिएटेशन का क्षेत्र है, जिसमें हल्के उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान अतिक्रमण देखा जाता है। इस भाग में मकान छोटे छोटे कमरों वाले जीर्ण और शीर्ण अवस्था में पाए जाते हैं। नगर की मलिन बस्तियां स्लम्स इसी भाग में स्थित होती हैं, जिससे यह क्षेत्र अपराध, निर्धनता, अवक्रमण या डिग्रेशन या अपराध एवं वेश्यावृत्ति आदि के लिए ग्रसित होता है। नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अप्रवासी के रूप में सबसे पहले इसी भाग में बसना पसंद करते हैं, जैसे दिल्ली का चांदनी चौक। इसमें इन्होंने कहा कि इसमें जो है छोटे छोटे कमरे होंगे सेकेंड स्टेज में, जो कि आवासीय क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र दोनों देखने को मिलता है। यहाँ लोग जाते हैं, वहीं काम करते हैं, वहीं रहते हैं, इस तरह की स्थिति होती है। यहाँ पे कई तरह के अपराध देखने को मिल जाते हैं, निर्धनता, अवक्रमण, अपराध, वेश्यावृत्ति सभी देखने को मिलते हैं। तृतीय पेटी, तो तृतीय पेटी में जो है स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र होता है, जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग मैन हाउस या निम्न श्रेणी के आवासीय क्षेत्र। तो संक्रमण पेटी के चारों ओर, तो शायद हमने पीछे थोड़ा सा रॉन्ग बता दिया था, 2 और 3 में कन्फ्यूजन था, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो सेकंड में जो है झुग्गी झोपड़ियाँ रहती है और थर्ड में जो है मिडिल स्तरीय वाले लोग रहते हैं। तो संक्रमणशील पेटी के चारों ओर नगर, उद्योग, कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों का आवासीय क्षेत्र पाया जाता है। उदाहरण के तौर दिल्ली का शाहदरा, सीलमपुर, जहांगीर, तो इसमें मिडिल रेंज वाले जो रहते हैं वर्कर, वह कार्य करते हैं, अर्थात मान के चलो जो कौशल स्किल लेबर रहते हैं वे लोग यहाँ पे इस क्षेत्र में आएंगे। अगला है चतुर्थ पेटी या श्रेष्ठतर आवासीय क्षेत्र, जोन ऑफ बेटर रेसिडेंट। इस भाग में एक परिवार के अच्छे किस्म के मकान पाए जाते हैं, जिसे अधिकांशतः उच्च या उच्च मध्यम वर्गीय लोगों का निवास कहा जाता है। इसमें लघु व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिक, उद्यमी आदि लोग सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए साउथ एक्सटेंशन, मयूर विवाह, डिफेंस कॉलोनी, ये सब जो है चौथे श्रेणी में आते हैं, जहाँ पे कि उच्च या उच्च मध्यम वर्गीय लोगों का निवास स्थान होता है। पांचवी पेटी जो है इसको अभिगमक क्षेत्र का है, द कम्यूटर्स जोन। द कम्यूटर्स जोन, तो यह मुख्य नगर के आसपास के वे आवासीय क्षेत्र हैं जो मुख्य नगर के अंग तो नहीं होते हैं और यह मुख्य नगर से दूर खुले आवासीय क्षेत्र होते हैं, जहां पर्यावरणीय खुलापन होता है के कारण मध्य व निम्न मध्यम वर्ग के आवास करते हैं, जो कि केंद्रीय व्यापार क्षेत्र सीबीटी या संक्रमण क्षेत्र में रोजगार करते हैं, परंतु निवास अभिगमन के लिए कम्यूटर जोन में रहते हैं। इसमें सैना नगर या बेड रूम टाउन भी कहते हैं, जैसे गाजियाबाद, सोनीपत आदि जो है इसी तरह के टाउन की श्रेणी में आते हैं। तो अगला जो जोन है वह खंड सिद्धांत या सेक्टर थियरी है। तो ज़्यादातर यह क्वेश्चन मैचिंग में पूछेगा या तो डायरेक्ट छोटा सा क्वेश्चन पूछता है इससे संबंधित करके। अमेरिकी नगरों के आधार पर होमर हायट ने इसे विकसित किया है। इसमें 5 प्रकार के खंड देखने को मिलते हैं। वह इस प्रकार है कि पहला जो केंद्र में रहेगा उसको केंद्रीय व्यापार क्षेत्र इन्होंने बताया है। दूसरा जो जोन रहता है यहाँ पे देखिए वह थोक पैमाने पर हल्के निर्माण उद्योग होंगे। तीसरा जो क्षेत्र होगा छिटपुट बिखरा हुआ केंद्रीय नगर के चारों ओर, वह निम्न श्रेणी के आवासीय क्षेत्र होंगे। चौथा इन्होंने कहा कि मध्यम श्रेणी के आवासीय क्षेत्र होंगे और पांचवा जो है वह उच्च श्रेणी का जो है आवासीय क्षेत्र इन्होंने बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार पूरे नगर को वृत्त माना गया है।
पूरे नगर को वृत्त माना गया है और नगर का विकास यातायात के मार्गों के सहारे होता है। इसमें उच्च वर्ग का आवास बाहरी क्षेत्र की परिधि में न होकर एक दो खंडों या सेक्टर में ही होता है, अर्थात नगरों के विकास के साथ साथ उच्च वर्ग नगर के बाहरी क्षेत्रों की ओर बसने लगते हैं और यह बसावट त्रिभुजाकार होती है, न कि चक्राकार। अर्थात इनका जो मानना है, जैसे कि सेंट्रिक जोन थियरी में था कि एक पूरा चक्रीय रूप में बाहरी क्षेत्र में लोग उच्च वर्ग के आवास रहता होगा, तो होमर हाइट मानते हैं यह त्रिभुजाकार होता है कि एक ही कोने पर धीरे धीरे बाहर निकलते जाते हैं उच्च आवासीय वर्ग जो लोग रहते हैं, तो यह त्रिभुजाकार होता है। इसलिए इन्होंने इसको जो है सेक्टर थियरी कहा है, खंड खंड कि अलग अलग खंडों में बाहर की तरफ बढ़ते हैं। हार्ट ने अब केंद्रीय विकास के 3 रूपों की चर्चा की है, अच्छी एक्साल ग्रोथ, आइसोलेटेड सेटलमेंट और एकांकी बस्तियों का मिलान। एक तो अच्छे में हो रहेंगे एकदम, उसके बाद बिलगांव बसाव की क्षेत्र होगी और तीसरा जो है एकांकी बस्ती होंगे जो कि एकदम अकेले में रहते हैं। उसके बाद हैरिस का सिद्धांत है जिसको बहुनाभिकी सिद्धांत कहा जाता है। हैरिस एवं उलमैन ने बहुनाभिकी सिद्धांत की चर्चा की है। तो सेक्टर जोन थियरी किसकी है? पार्क एवं बर्गेस की। खंड विभाजन सिद्धांत या सेक्टर जोन थियरी जो है वह आपकी होमर हाइट की है और हैरिस एवं उलमैन का जो सिद्धांत है वह बहुनाभिकी है। इन्होंने कहा कि यहाँ चित्र के माध्यम से समझते हैं। इन्होंने कहा कि पहले तो केंद्रीय जोन थियरी रहेगा सीबीटी जो कि बीच में रहता है, उसके पास थोक व हल्के विनिर्माण वाले क्षेत्र होंगे, फिर उसके बाद निम्न श्रेणी के रिहायशी होंगे, उसके बाद चौथे नंबर पे दूसरी साइड जो है उच्च श्रेणी के रिहायशी होंगे, उसके बाद इन्होंने मध्यम श्रेणी के रिहायशी की बात की, फिर उच्च श्रेणी 5वें नंबर पे बात की जो कि बाहर की ओर होंगे थोड़ा, उसके बाद इन्होंने कहा 6वें नंबर भारी विनिर्माण होगा, कहीं भी हो सकता है, उसके बाद बाहरी व्यापारिक पेटी होगी 7वें नंबर पे और रिहायशी उपनगर होगा 8वें नंबर पे और 9वां औद्योगिक उपनगर। तो इन्होंने कहा कि उद्योग धंधे जो है वह अलग अलग जगहों पे केंद्र बना के रहेंगे, एक ही नगर में कई जगह पर जो है हमें औद्योगिक चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो उसी तरह इन्होंने कहा कि बहुनाभिकीय सिद्धांत है, अर्थात जो सेंट्रिक जोन है व्यापारिक क्षेत्र है वह एक ही नगर में कई अलग अलग जगहों पे उद्योगों का क्षेत्र हो सकता है, उसी तरह रहायशी इलाके भी कई अलग अलग क्षेत्रों में रह सकते हैं, सब एक जगह नहीं रहेंगे, अलग अलग स्थान पे रहेंगे। बहुनाभिकीय सिद्धांत या हैरिस एवं उलमैन ने 1945 में दिया था। हैरिस एवं उलमैन ने 1945 में दिया। हैरिस के अनुसार नगर विकास के लिए सिर्फ एक ही केंद्र में होना आवश्यक नहीं है, वरन कई केंद्र या नाभिक हो सकते हैं। नगर नाभिकों की संख्या और ऐतिहासिक विकास और स्थानिक बलों लोकेशनल फोर्स पर निर्भर करता है। इन्होंने कहा नगर के नाभिकीय विकास का है कि कहाँ पे कितने संसाधन उपस्थित हैं, उस आधार पर नगरों का विकास हो सकता है। उसके बाद चौथा जो सिद्धांत है वह संयुक्त वृद्धि का सिद्धांत है। यह सिद्धांत गैरिसन का है। गैरिसन ने दिया है नगरों के विकास में संकेंद्रीय वलय मॉडल, खंड मॉडल और बहुनाभिकीय मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल तीनों एक दूसरे से नितांत पृथक है। तो संयुक्त वृद्धि का सिद्धांत में कहा कि जो कॉन्सेंट्रिक जोन थियरी है या मॉडल है, सेक्टर मॉडल जो है और मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल जो है, तीनों एक दूसरे से जो है भिन्न भिन्न बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं होते हैं। इन्होंने कहा तीनों जैसे एक जैसे सिद्धांत है। कौन करते हैं? गैरिसन ने तीनों को मिक्स कर दिया है। अगला है प्रतीकात्मक मूल्यों का सिद्धांत। तो वाल्टर फिरोई हैं जिन्होंने नगर के प्रतीकात्मक मूल्यों का सिद्धांत बताया है।
किसी शहर में प्रतीकात्मक सांस्कृतिक मूल्य के कारण लोगों के निवास क्षेत्र का चुनाव करना ही प्रतीकात्मक मूल्यों का निवास क्षेत्र है। जैसे काशी में लोग आकर बस जा रहे हैं, वह धार्मिक प्रतीक के कारण प्रयागराज में आकर बस रहे हैं, तो वो उस तरह के जो है उनका प्रतीकात्मक वैल्यू है, इस कारण यहाँ लोग आकर बसते हैं। उसके बाद प्राकृतिक क्षेत्र का सिद्धांत। तो एक प्रजाति, धर्म, राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक समूह के व्यक्तियों की यह प्रवृत्ति होती है कि वह एक ही क्षेत्र में रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक जैसे लोग जो है एक स्थान पर रहना पसंद करते हैं, वही प्राकृतिक क्षेत्र का सिद्धांत है, बर्गेस एवं पी हार्ट ने कहा है। तो ऐसे जोन में आप चले जाएंगे, अगर अमेरिका जाएंगे तो आपको ब्लैक लोगों की कम्युनिटी अलग दिखेगी, भारतीय लोगों की कम्युनिटी एक नगर में सर्वाधिक देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों की इन्होंने चर्चा प्राकृतिक क्षेत्र सिद्धांत में कहा है कि प्रकृति के आधार पर अपने क्षेत्र का चुनाव करते हैं। तो बर्गेस और पी हार्ट, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राकृतिक क्षेत्र का सिद्धांत पी बर्गेस हार्ट का है। प्रतीकात्मक मूल्यों के सिद्धांत की बात करते हैं वाल्टर फिरेई। संयुक्त वृद्धि का सिद्धांत गैरिसन का है, जिसमें इन्होंने सेंट्रिक जोन मॉडल, सेक्टर जोन मॉडल और न्यूक्लियर मॉडल को जोड़ते हैं। तो सेंट्रिक जोन की बात करते हैं पार्क एवं बर्गेस, सेक्टर जोन की बात करते हैं होमर हायट और न्यूक्लियर मॉडल की बात करते हैं हैरिस एवं उलमैल ने। उसके बाद कुछ अन्य सिद्धांत भी यहाँ दिए हैं, जैसे सांख्यिकी उपागम कैल्विन स्माइट की बात की है, तारा सिद्धांत हर्ड की है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। वर्क एंड होम कॉन्सेप्ट थियरी जो है वह के राम्स गोड़े की है। परिवहन का सिद्धांत आगबर्न का है। इनका प्रतिपादित हवाई यातायात के प्रयोग के आधार पर इन्होंने जो अपने परिवहन का सिद्धांत दिया है। उसके बाद नागरिक पारिस्थितिकी की आर्थिक सिद्धांत, वह वान थ्यूनेन की है। नगरीय पारिस्थितिकी की आर्थिक सिद्धांत वान थ्यूनो की है। सामाजिक विश्लेषण का सिद्धांत विलियम का है। लुइस वर्थ ने नगरीकरण के 3 तत्वों की चर्चा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। इन्होंने जनसंख्या, आकार, घनत्व, विषमता की बात की है। जनसंख्या के आकार, घनत्व, विषमता के, ये तो दिसंबर 2023 में भी पूछा गया है। अगला है केंद्रीय स्थान का सिद्धांत, सेंट्रल प्लेस थियरी। तो केंद्रीय जोन थियरी जो है पार्क एवं बर्गेस का है, और स्थान सिद्धांत प्लेस थियरी, केंद्रीय स्थान सिद्धांत वाल्टर क्रिस्टालर का है। इन्होंने शहर के उद्भव का आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुआ है, ऐसा मानते हैं। संरचना कंपोजिशन थियरी, संरचना या कंपोजिशन जो थियरी है वह जेम्स तथा लुइस की है। इस अवधारणा में छोटे शहरों तथा बड़े शहरों में अंतर को स्पष्ट इन्होंने किया है। कंपोजिशन थियरी जेम्स और लुइस की है, जिसमें छोटे तथा बड़े शहरों के बीच अंतर प्रस्तुत किया गया है। अगला है सब कल्चर थियरी ऑफ अर्बन ग्रोथ, फिशर की है। इन्होंने उप संस्कृति या नगर निर्माण की प्राथमिक आधार होती है। इन्होंने कहा कि उप संस्कृति या नगर निर्माण की प्राथमिक आधार होती है। सब कल्चर थियरी या ऑफ अर्बन ग्रोथ, तो इन्होंने कहा जो जैसे जैसे उप संस्कृतियों का निर्माण होता गया वैसे वैसे नगरों का निर्माण होता गया, मुख्य संस्कृति के अलग हो। अगला है जोन और स्ट्राटा थियरी, खंड और स्तर सिद्धांत टेलर का है। खंड और स्तर सिद्धांत किसका है? टेलर। नगर से संबंधित खंड और स्तर का सिद्धांत किसका है? टेलर का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जोन और स्ट्राटा थियरी टेलर से, सब कल्चर थियरी एंड अर्बन ग्रोथ फिशर से, संरचना का सिद्धांत जेम्स और लुइस, और केंद्रीय स्थान का सिद्धांत वाल्टर क्रिस्टालर से। नगर के 3 तत्वों की बात करते हैं, आकार, घनत्व, विषमता, लुइस वर्थ। सामाजिक विश्लेषण का सिद्धांत विलियम से संबंधित है। नगर के पारिस्थितिकी का आर्थिक सिद्धांत वान थ्यूनोन से संबंधित है। परिवहन का सिद्धांत आगबर्न द्वारा बताया गया है। और वर्क एंड होम कॉन्सेप्ट थियरी जो है के.एस. राम गोड़े द्वारा बताया गया है। तारा का सिद्धांत हर्ड द्वारा बताया गया है। सांख्यिकी उपागम कैल्विन स्माइट के द्वारा बताया गया है।
उसके बाद आ गया समावेशी पदानुक्रम का सिद्धांत A.K. फिल्ब्रिक के द्वारा बताया गया है। प्राथमिक नगर के नियम लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी जो बताया वो मार्क जेफरसन के द्वारा बताया गया। समावेशी पदानुक्रम A.K. फिल्ब्रिक, प्राथमिक नगर का नियम मार्क जेफरसन। रैंक साइज थियरी फेलिन द्वारा बताया गया। और एक्साइल हाइपोथेसिस ऑफ अर्बन ग्रोथ की बात करते हैं चार्ल्स जे गाल्पिन कहते हैं कि राजमार्गों से उत्पन्न तिराहे चौराहे जैसी जगहों को नगरीय वृद्धि का स्रोत माना जाता है। एक्साइल हाइपोथेसिस ऑफ अर्बन ग्रोथ। तो नगरों की आकारिकी कैसे होती है? अर्बन मार्फोलॉजी, नगर के आकारों और स्वरूपों का अध्ययन नगरीय आकारिकी कहलाता है। तो जब नगर के आकार और स्वरूप कैसा है उसका अध्ययन करते हैं, धार्मिक है, आर्थिक है, तो वह चीज़ें नगर की आकारिकी कहती हैं, अर्बन मार्फोलॉजी कहलाती है। नगरों की संरचना पर प्राकृतिक पक्षों का प्रभाव तथा सांस्कृतिक पक्षों का प्रभाव दोनों होता है। किसी भी नगर की प्रारंभिक विकास केंद्रोन्मुख शक्तियों सेंट्रीपेटल फोर्स का परिणाम है, जब कि विकास के दूसरे चरण में मुख्य केंद्र अभिमुखी शक्तियों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो है प्रभाव होता है। प्रारंभिक चरण केंद्रोन्मुखी शक्तियों का परिणाम है और केंद्र का जो है वह अभिमुखी शक्तियों का परिणाम है। यहाँ नगर के आकारिकी के 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। जीवोपिंडोपति, जीवोपिंडोत्पत्ति जो है हिस्टोजेनेसिस की अवस्था। इस अवस्था में नगर के भ्रूण कोश का विकास होता है। नगर के प्रारंभिक विकास का सूचक जो है जीवोपिंडोत्पत्ति या हिस्टोजेनिस है। पेट्रोजेनिस इस अवस्था में नगर का जो है ढांचा तैयार होता है। उसके बाद होता है स्वरूपोत्पत्ति, मार्फोजेनिस इस अवस्था में नगर की आकारिकी का अंतिम रूप या स्वरूप प्राप्त होता है। तो जीवोपिंडोत्पत्ति अर्थात भ्रूण तैयार होना अर्थात प्रारंभिक सूचना देना नगर की। उसके बाद पेट्रोजेनिस इस अवस्था को नगर का ढांचा तैयार बांधते हैं। और स्वरूपोत्पत्ति जो है मार्फोजेनिस जो है इस अवस्था को नगर की अंतिम आकारिकी के रूप में देखा जाता है। चार्ल्स सी कोल्बी के अनुसार नगर की आकारिकी के जो है 3 प्रमुख परिणाम हैं। एक केंद्रोन्मुख शक्तियाँ, एक अपकेंद्री शक्तियाँ और तीसरा जो स्थानीय विभेदीकरण शक्तियाँ। कोल्बी ने 3 बताया है। केंद्रों के बीच जो उन्मुख होता है, जैसे आर्थिक कारक को देख लो, अपकेंद्री शक्ति कंट्रीफ्यूगल फोकस जो कि जैसे सांस्कृतिक, धार्मिक, अन्य कारक। स्थानिक विभेदीकरण के रूप में क्या है, क्या उसमें प्राकृतिक क्षमता है वहाँ पे उत्पादन की, वो हो गया। अगला है I.E. डिस्किन के अनुसार नगरों के विकास के निम्न परिणाम हैं। पहला केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, पूंजीकरण, कॉन्सेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और अपूंजीकरण या कॉन्सेंट्रेशन। ये किसकी है? I. डिक्सन की। केंद्रीकरण, पूंजीकरण, विकेंद्रीकरण और अपूंजीकरण की बात करते हैं 4 अवस्थाओं की डिक्सन। तो आज की जो है नहीं अभी बस इतना उसके अच्छा तो 4 नहीं, इन्होंने और अवस्थाओं की चर्चा की है। उसके बाद इन्होंने बताया जो है पुनर्केंद्रीकरण, रीसेंट्रलाइजेशन, रिहायशी पृथक्करण, रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन, प्रभाविता, हस्तक्षेप और अनुक्रमण, डोमिनेंस, इवान्वेशन एंड सक्सेशन। तो जो है डिक्सन के अनुसार नगरों का विकास निम्न परिणाम है। पहला केंद्रीकरण, पूंजीकरण, विकेंद्रीकरण, अपूंजीकरण। इनके अलावा पुनर्केंद्रीकरण, रिहायशी पृथक्करण, प्रभाविता, हस्तक्षेप और अनुक्रमण इन्होंने
7 प्रकार के जो है स्टेजों की जो है चर्चा की है नगर की आकारिकी के रूप में। तो आज की जो वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और